हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सिंह और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। देखिएगा, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था सॉल्बिलिटी के बारे में, अर्थात हमारा ये सॉल्बिलिटी का चौथा लेक्चर चलेगा। तो पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्बिलिटी के बारे में जानने की कोशिश की। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में 2 लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की। और इसकी पिछले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पढ़ा था। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अर्थात वहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सॉल्वेंट आज भी हमारा लिक्विड है जैसे सॉलिड के केस में था, लेकिन सॉल्यूट पिछले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सॉलिड लिया था। जैसे NaCl ले लीजिए, आप शुगर ले लीजिए, तो ये सॉलिड सॉल्यूट लिया था लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करके, और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं ये देखने की कोशिश की थी। आज हमारा वो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। जैसे पिछले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आपका होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था, लाइक डिजॉल्व लाइक का। इसके अलावा हम लोगों ने टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर के बढ़ाने पर और टेम्परेचर के घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बोले थे प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, और प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नहीं, फिर हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने कहा था भाई सॉलिड और लिक्विड जो कि हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं उनको कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, तो प्रेशर को बढ़ाइए या प्रेशर को घटाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनकी सॉल्युबिलिटी पर ना। लेकिन आज हमारा देखिए पोर्शन होगा सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो गैस को अगर लिक्विड में आप डिजॉल्व करने का काम करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। नहीं, तो सबसे पहला आज भी हमारा वही पोर्शन होगा 3, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट हमारा गैस हो जाएगा, सॉल्वेंट कैसे हो जाएगा, लिक्विड, और दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, अर्थात जो जैसा होगा उसी के अंदर क्या करेगा, डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। अर्थात कहने का यह मतलब है कि अगर हमारे पास क्या होता है, पोलर गैस होता है, पोलर गैस, और हमारा सॉल्वेंट अगर पोलर होता है, ये हमने सॉल्वेंट बना दिया अपना जो कि क्या है, पोलर है। हमने याद रखा था कि एक पोलर सॉल्वेंट जनरली यूज होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। वाटर एक ऐसा पोलर सॉल्वेंट है, कभी कभी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, कौन, वाटर। तो और वो भी कौन सा सॉल्वेंट होता है, हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर। अर्थात पोलर कैसे, मैंने आपको कल बताया था, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर स्लाइटली माइनस होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली प्लस, यहाँ पर भी हाइड्रोजन स्लाइटली प्लस। तो जो डाईपोल की कंडीशन आ जाती है, एक एंड पर प्लस का सिंबल दिखता है और बीच में हमारा माइनस का दिख रहा है, तो ये डाईपोल की कंडीशन क्या बनाती है, इसको पोलर बनाती है। और ये डाईपोल की कंडीशन या स्लाइटली प्लस या स्लाइटली माइनस क्यों आता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एलिमेंट। नहीं, अच्छा, पोलर गैस को अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक के, और इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या रहेगी, घुली रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर डिजॉल्व होगी। जैसे पोलर गैसेस में हम लोग पर्टिकुलर HCl का नाम पढ़ते हैं, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, इस तरह से HCl गैस के फॉर्म में जो होता है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा पर्टिकुलर हम लोग CO2 और एक्सेट्रा बोल सकते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी पोलर गैस होती है। तो CO2 को, SO2 को HCl, और इन्हीं जैसे वो गैसेज जो कि कैसी हैं, पोलर हैं, अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाईली सॉल्युबल होती हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सही होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो पोलर किसके अंदर डिज़ोल्व होगा, पोलर के अंदर। तो एज़ कम्पेयर टू द, अगर मैं आपको बात करूं कि कंडीशन क्या ले लिया जाए, कंडीशन हम लोग अभी भी वाटर ले लेते हैं। नहीं, वाटर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे एक कंडीशन हमारी पोलर गैस की होगी तो दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, नॉन पोलर गैस की हो जाएगी। बताइए, नॉन पोलर गैस हमारा, जैसे आप इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन देख लीजिए, नाइट्रोजन देख लीजिए, नहीं, ऑक्सीजन देख लीजिए, नाइट्रोजन देख लीजिए, फ्लोरीन देख लीजिए, ये सभी जो गैसेस एक्सेट्रा बोल सकते हैं, ये सभी गैसेस नॉन पोलर गैसेस किसके अंदर डिजॉल्व होंगे, हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और मैंने आपको बताया था हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन, ठीक है, मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको, ये ले लिया आपने
बेंजीन, दूसरा ले सकते हैं आप ऑक्टेन ले सकते हैं, ऑक्टेन का भी बहुत बार सॉल्वेंट का नाम आता है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर एथेन ले लीजिए, C2H6 ले लीजिए। तो ये पर्टिकुलर सभी कैसे हैं, हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं। इसके अंदर अगर आप O2 को, N2 को या फिर F2 को, जो कि एक प्रकार की कैसी गैसेस होती हैं, नॉन पोलर गैसेस, इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे तो ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। लेकिन क्या है इसका मतलब, तो ये है कि अगर ऑक्सीजन हमारा नॉन पोलर के अंदर ही अगर घुलता है तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होता होगा, क्योंकि एक्यूटिक एनिमल्स तो ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, और सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन से। वाटर हमारा पोलर है, ऑक्सीजन हमारा नॉन पोलर है। क्या ऑक्सीजन उस वाटर के अंदर घुली हुई होती है? याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे ये मानते हैं कि हमारा ये बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है, H2 है, और बाहर से आप ये सोच रहे हैं क्या ऑक्सीजन इसमें घुलेगी, क्योंकि वाटर तो पोलर है और ऑक्सीजन कैसा हमारा नॉन पोलर है, तो कम्बिनेशन बिल्कुल भी लाइक डिजॉल्व लाइक का नहीं है। लेकिन यही बात कही जाती है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन पानी के अंदर, और जितना भी डिजॉल्व होता है, जितने अमाउंट में भी डिजॉल्व होता है, वो पूरी एक्यूटिक लाइफ को सस्टेन करने का काम करता है। अर्थात जितने भी एक्यूटिक एनिमल है उसी थोड़े अमाउंट के ऑक्सीजन से ही अपनी ज़िंदगी को या अपनी ब्रीथिंग को या अपने रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से निभाने का काम करते हैं। या इसका मतलब बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट है उनको अपनी ब्रीथिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर लिटिल अमाउंट में डिजॉल्व होता है। आप कह सकते हैं इसके पीछे कारण है, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा नॉन पोलर होता है और वाटर क्या होता है पोलर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन पोलर गैसेस पोलर में डिजॉल्व ही नहीं होंगी। भाई आप ऊपर से अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो क्यों नहीं डिजॉल्व होंगी। गैस का काम ही है, अगर आपने प्रेशर लगा दिया तो कहीं उड़ के नहीं जाएंगे, जहाँ पर आप प्रेशर लगा रहेंगे उसी के अंदर चली जाएंगी। तो एटमॉस्फेयर में पहले से 1 atm का प्रेशर होता है, उस चक्कर में कुछ ऑक्सीजन जरूर वाटर के अंदर क्या रहती हैं, डिजॉल्व रहती हैं। नहीं तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपका गैस अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर रखिए, अच्छे से डिजॉल्व होगा। अगर आपका गैस नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट को भी क्या रखें, नॉन पोलर रखें। इसका मतलब अगर कहीं पर किताबें ये लिखती हैं या फिर आपको नोट्स में ये लिखा हुआ मिले कि HCl, SO2 एंड CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू द O2, N2 एंड F2, तो सही बात है, क्योंकि ये सभी पोलर गैसेस हैं, मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू द नॉन पोलर गैसेस। लेकिन नॉन पोलर गैसेस भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं इन ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ज़्यादा एक्सटेंट में कहाँ डिजॉल्व होंगी, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके आएंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा एक्सटेंट में डिजॉल्व होंगी। तो पहला फैक्टर हुआ हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए दूसरा फैक्टर पकड़ते हैं, टेम्परेचर को। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। नहीं, अगर कोई गैस लिक्विड के अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं या पहले से ही डिज़ोल्व है, उस केस में आप टेम्परेचर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने का काम करते हैं। जैसे देखिएगा, टेम्परेचर का मतलब बाहर से आप हीट दे रहे हैं या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ही, गर्मी का सीजन अपने आप बढ़ा हुआ है ना। तो ये अगर वाटर है और इस वाटर के अंदर हमारी गैसेस ऊपर से डिज़ोल्व होने वाली, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन, ये हमारी कुछ गैसेस है, ऑक्सीजन मान लीजिए, नाइट्रोजन मान लीजिए, CO2 मान लीजिए, ये गैसेस हमारी डिज़ोल्व होने वाली है। या और कुछ गैसेस इसके अंदर पहले से ही डिज़ोल्व हैं, नहीं, कुछ गैसेस पहले से ही डिज़ोल्व हैं। इस केस में अगर हम लोग हीट करने दें, इसको हीट करने का काम करें, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करें, तो आप भी जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इस वाटर और इस गैस के बीच में कहीं ना कहीं प्रकार का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से गैस पानी के अंदर घुली हुई है। अगर आप बाहर से टेम्परेचर देंगे तो उनके बॉन्ड या उनके इंटरेक्शन को तोड़ने का काम करेंगे। ओवरऑल दूसरे भाषा में बोले तो इस डिज़ोल्व गैस की काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाने का काम करेंगे। तो जैसे ही आप पर्टिकुलर इस टेम्परेचर को देने का काम करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ये कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाती है। अगर वो बाहर हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो गैसेस घुली हुई हैं उसको आप अंदर से टेम्परेचर दे दीजिए तो क्या कर जाएंगी, बाहर की तरफ वो निकलने का काम करेंगी, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी रैंडमली क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ओवरऑल टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर गैस डिज़ोल्व भी है तो डिज़ोल्व फॉर्म से अनडिज़ोल्व फॉर्म में जाने का सोचेगी, और एटमॉस्फेयर में है तो डिज़ोल्व होने के लिए आएगी नहीं, अर्थात ज़्यादातर रैंडम घूमने का काम करेगी इधर उधर, नहीं, इस तरह से। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इस केस में हम लोग बोल सकते
सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी कि घटेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी उसकी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इस केस में घटेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इन लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। एक और तरीका है इसको समझने का, जैसे एक तो आप काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे समझ लीजिए भावनात्मक तरीके से कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस इधर उधर पहले से ही घूमते हैं, क्योंकि उनकी पहले से ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर उनको और एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से और वो घूमने का काम करेंगे, दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागेंगे तो पानी में रहेंगे ही क्यों, नहीं तो डिजॉल्व नहीं रहेंगे ना। इसी नाते हम लोग बोले टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घटती। दूसरा तरीका यह है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, जब किसी सॉलिड को आप किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारा जो गैस को अगर आप लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये डिजोल्यूशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ये डिजोल्यूशन प्रोसेस हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का काम करूं, देखिए हमारा जो गैस होता है वो पर्टिकुलर गैस हमारा किस में आता है, इन लिक्विड स्टेट में आता है। गैस हमारा लिक्विड स्टेट में, जब भी हम लोग किसी गैस को बाहर से प्रेशर देके, अभी हम लोग प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, तो बाहर से प्रेशर दे करके ज़बरदस्ती उस गैस को जब हम लोग लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करने के लिए लेकर के आते हैं तो फर्स्टली गैस कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, नहीं जैसे वाटर है, नहीं अब देखिए पर्टिकुलर हमारा वाटर है, इसको आप गर्म कर देते हैं, गर्म जैसे ही करते हैं इसको, हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। अब आप सोचिए कि इस वाटर वेपर को जो ऊपर की तरफ भाप निकला है, ऊपर से अगर आपने प्लेट लगा दिया तो वही वाटर वेपर कुछ देर बाद उसी कंटेनर में घूमते घूमते बूंद बूंद उस प्लेट पर लगे हुए मिलते हैं, जो जिससे ढका हुआ है ना। उसी तरह ये जो वाटर से वाटर वेपर बना, लेकिन अगर वाटर वेपर पूरी तरीके से एस्केप न कर पाए तो फिर से ये वाटर वेपर किस पे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। और इसी टर्म को अर्थात वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, लिक्विड के फॉर्मेशन का प्रोसेस। या फिर इसी को हम लोग छोटी क्लासों के अंदर कंडेंसेशन भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अर्थात गैस का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। अब आप देखिए, यदि आपके गैस के मॉलिक्यूल को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागने का काम करते हैं। उनके बीच में कोई बहुत बेहतरीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता। अगर बेहतरीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता तो एक दूसरे को बांधे रहते, नहीं एक ग्रुप में चलते। लेकिन आप जानते हैं किसी कंटेनर में अगर गैस को बंद कर दिया जाए तो वह गैस एक दूसरे से जैसे नज़र आती है इंडिपेंडेंट है, अर्थात इधर उधर फ्रीली घूमती है ना, किसी से जनरली बहुत इंटरेक्शन नहीं रखती। बोला भी जाता है गैसेस के बीच में जनरली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता होगा, लगता होगा। लेकिन अगर आप उसी गैस को प्रेशर दे करके उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। जैसे वाटर वेपर को ही वाटर में अगर कन्वर्ट करने का काम करेंगे तो इन लिक्विड स्टेट में हमारे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। उसी तरह कोई गैस अपने अगर गैसेस स्टेट में होगा, अगर आप उसको लिक्विफाई करेंगे, जैसे हम लोग CO2 ले लें, उसको आप लिक्विफाई करेंगे तो वह गैसेस आपस में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तैयार करेंगी, अर्थात लिक्विफाई होंगी ना। और वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार करेंगे, अर्थात जैसे ये गैस है, ये गैस है, इनके बीच में एक सिंपल सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आप प्रेशर को बढ़ाइए और प्रेशर को बढ़ा करके उसका लिक्विफिकेशन कर दीजिए, कंडेंसेशन कर दीजिए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारा जो मॉलिक्यूल अब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और इनके बीच में एक प्रकार का क्या इंटरेक्शन होगा, एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या किसी प्रकार का स्ट्रांग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है ना। और मैंने आपको कहा कि किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, अर्थात किसी भी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में चाहे वो फिजिकल बॉन्ड बन रहा हो, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल नहीं, या फिर केमिकल बॉन्ड बन रहा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, किसी भी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है और वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो इस गैस को जब लिक्विड स्टेट में लेके आया जा रहा है प्रेशर को बढ़ा करके, तो गैस में उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है जितना
लिक्विड के अंदर है, ठीक है। इस नाते हमारा ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बन रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, अर्थात बॉन्ड बन रहा है और ये क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। इसी नाते हम लोग बोल रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अर्थात गैस को लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, आप डिजॉल्व कर रहे हैं। तो गैस पहले लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर होगा जब गैस को प्रेशर दे करके आप उसको क्या कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे, अर्थात वह गैस अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसी को बोल रहे हैं कि डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए गैस इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं तो एक पर्टिकुलर ये बात। अच्छा, अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और इस ली चैटलियर प्रिंसिपल पर यह बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होता था तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या करती थी, घटने का काम करती थी। भाई सिस्टम पहले से एनर्जी निकाल रहा है तो आप बाहर से टेम्परेचर क्यों देने की कोशिश करेंगे, नहीं ना। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज करने का काम करती है। प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक होता तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती, लेकिन हमने लिखा कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, गैस इन लिक्विड ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ओवरऑल मैं एक बार और तेजी से डिस्कस करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट किसी गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैस लिक्विड के अंदर आता है या गैस लिक्विड के अंदर जब डिजॉल्व होने के लिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसको इसके अंदर डिजॉल्व किया जाए, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। उस केस में डिजॉल्व गैस भी क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, या जो एटमॉस्फेयर के अंदर उनको भी बटोर के अगर हम लोग डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होगी, हम लोग डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज होने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उस लिक्विड के अंदर घट जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस अगर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है तो फर्स्ट प्रेशर लगाने के बाद लिक्विफिकेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस का नाम एक्सोथर्मिक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एक्यूटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। हमसे बोर्ड लेवल पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। अब आप सोचिए कि गर्मी के दिन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि ठंडी के दिन में। हम सोचेंगे ठंडी के दिन में उनके पास रजाई वगैरह है नहीं तो उनको ठंडी लगता होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं ना। देखिए उनका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस वाटर के अंदर जिसमें भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा है इन्वायरमेंट का, तो जो गैसेस पानी के अंदर घुली हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अर्थात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है, घटती है। इन्वायरमेंट का गर्मी का समय इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस समय गैस की सॉल्युबिलिटी उस वाटर के अंदर क्या रहेगी, कम रहेगी, नहीं। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग किस में ले लें, ठंडी के समय में, तो उस समय टेम्परेचर हमारा कम से कम होता है, अर्थात टेम्परेचर जितना गर्मी के समय बढ़ा हुआ होता है उसमें गर्मी से ठंडी में आते आते टेम्परेचर घटता है। और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, गैस स्टेबल की तरफ जाना शुरू करेगा। अर्थात बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट रही है और टेम्परेचर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ रही है। तो क्वेश्चन क्या था, वाई एक्यूटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है और गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बोल सकते हैं बिकॉज इन कोल्ड सीजन मोर ऑक्सीजन डिजॉल्व विद इन द ऑक्सीजन, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज इफ टेम्परेचर इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर। नहीं तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड के अंदर। देखिए जब कभी भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एक सिंपल सी बात है ना, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि आप एक कंटेनर ले लें, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें कि इसके अंदर आपने वाटर ले लिया और यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा कंटेनर थोड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन लगा लेते हैं और इसके अंदर कुछ गैसेस फिल आउट कर देते हैं। कुछ गैसेस फिल आउट कर दीजिए, कुछ गैसेस, और कुछ गैसेस पहले से इसके अंदर डिज़ोल्व हैं। तो ये हमारा कुछ गैसेस जो कि डिज़ोल्व हैं और कुछ गैसेस जो अनडिज़ोल्व हैं, और जिस प्रेशर पर ये कुछ गैसेस डिज़ोल्व हैं उसको हमने मान लिया इस तरह से हमारा P1 है। अगर आपने इसके ऊपर P2 प्रेशर लगा दिया तो जैसे ही P2 प्रेशर लगाएंगे ये सभी गैसेस भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। अर्थात जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं P1 से P2 करेंगे, P2 से P3 करेंगे, P3 से P4 करेंगे और सबका प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, मोर गैस डिज़ोल्व विद इन द लिक्विड। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर बढ़ाए पड़े और नीचे से गर्माए पड़े। तो ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपका टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का क्या दिखता है, आपका इफेक्ट दिखता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं P1 P2 P3
होगी तो आपका गैस क्या होता चला जाएगा, सॉल्युबल। जब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट कहीं ना कहीं रखा था, और जब प्रेशर के इफेक्ट को पढ़े तो टेम्परेचर के कांस्टेंट को रखे, 11th क्लास की बात है ना। तो आप जब प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करता है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखिए, प्रेशर के बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, नहीं, किस रिलेशन में बढ़ती है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पर्टिकुलर हेनरी लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो फिलहाल में अभी के लिए पर्टिकुलर फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में 3 चीज़ें पढ़ा हम लोगों ने। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा पढ़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और इसके अलावा प्रेशर पढ़ा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। लेकिन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, अर्थात प्रेशर को बढ़ाने पर कितना प्रेशर बढ़ाने पर कितना अमाउंट ऑफ गैस किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा, ये सभी किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, हेनरी लॉ के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से हेनरी लॉ को। अभी के लिए आप ये तीनों को पढ़ने का काम करें, तैयार करने का काम करें। चलिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पर्टिकुलर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।